नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में युद्ध हो रहा है, लिटरली युद्ध हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश में तरक्की हो, जो नहीं चाहते कि मुस्लिम लड़कियों को अधिकार मिले, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिले, और अपनी रूढ़िवादी सोच की वजह से वो 1400 साल पुराने कानून के ऊपर कायम रहना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह के रूढ़िवादियों को, कट्टरपंथियों को हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, ओपिनियन मेकर्स और तो और एनजीओ वाले ये झोला छाप किस्म के लोग हैं, उनका समर्थन मिल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इसके ऊपर सरकार को कुछ एक्शन लेना होगा, और सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिया है कि वो इसके ऊपर कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। जानकारी मिली कि लॉ कमीशन का गठन कर दिया गया है। मतलब ये कि हिंदुस्तान को एक अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूं कहें इंडियन सिविल कोड मिलने वाला है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी ने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट खींच के वो लेकर के गए थे। आज हमारे साथ फिर से अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको तो पहले बधाई कि सरकार जिस मसले के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये हलफनामा दे रही है कि माय लॉर्ड, हम लोग कुछ करने वाले हैं, हम कुछ कड़ा कदम उठाने वाले हैं। कितना ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी है मनीष जी, क्योंकि भारत संविधान से चलता है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। यानी जैसे भारत में एक इंडियन पिनल कोड है अपराध के लिए, ऐसे सिविल राइट, ह्यूमन राइट के लिए एक इंडियन सिविल कोड होना चाहिए। आप उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहिए, कोई उसको कॉमन सिविल कोड कहे, मैं उसको इंडियन सिविल कोड कहता हूं। मैं कहता हूं जैसे इंडियन पिनल कोड में चैप्टर वाइज 23 चैप्टर बने हुए इंडियन पिनल कोड में, उसमें हर चैप्टर का एक नाम है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन, थेफ्ट, चोरी, डकैती, ऐसे 23 चैप्टर हैं इंडियन पिनल कोड में। ऐसे ही हम कह रहे हैं आप एक 10 चैप्टर का इंडियन सिविल कोड बनाओ। 10 चैप्टर क्या? पहला चैप्टर एज ऑफ मैरिज, दूसरा चैप्टर तलाक कैसे होगा, तीसरा चैप्टर तलाक का ग्राउंड क्या होगा, चौथा चैप्टर गुजारा भत्ता कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका क्या फार्मूला होगा, पांचवा चैप्टर आप डाल दो गोद लेने का, छठवां चैप्टर बच्चे के भरण पोषण का, सातवां चैप्टर विरासत का, आठवां चैप्टर वसीयत का। ऐसे आप 10 चैप्टर बना दो। तो जैसे 23 चैप्टर का इंडियन पिनल कोड चल रहा है, ऐसे 10 चैप्टर का इंडियन सिविल कोड बना दीजिए। सबके लिए लागू होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सबके लिए लागू होगा, और सब एक जैसे एक तराजू पे तौले जाएंगे। कोर्ट का टाइम बचेगा, मुकदमे जल्दी जल्दी खत्म होंगे, जो पारिवारिक मुकदमे, फैमिली कोर्ट वाले मुकदमे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इस देश की सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार मिल जाएगा, एक बराबर उनको सम्मान मिलेगा, क्योंकि ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन चल रहा है, तलाके एहसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है, तलाके सुन्नत चल रहा है, मुताह चल रहा है, मिस्यार चल रहा है, 4 शादियां वाला बहुविवाह चल रहा है, बाल विवाह चल रहा है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि इस देश में शादी विवाह की उम्र 18 साल लड़की की है और लड़के की 21 साल है, लेकिन नहीं, वो हिंदुओं के लिए है, बाकी लोगों के लिए लागू नहीं होता। तो ये जो एज ऑफ मैरिज है, ये नियम 18 साल और 21 साल ये मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता। उनके यहाँ तो पीरियड आ गया तो लड़की की शादी कर सकते हैं। इसका मतलब पीरियड 9 साल में आए तो 9 साल में शादी कर सकते हैं, 10 में आए तो 10 में कर सकते हैं, अगर 8 में आए तो 8 में भी कर सकते हैं। ये तो बड़ा अन्याय है मुस्लिम बच्चियों के साथ। कह तो रहा हूं ना कि अन्याय, मैं तो कह रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड या इंडियन सिविल कोड की जरूरत हिंदुओं को तो है ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म ऑलरेडी हिंदुओं में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हिंदुओं में बेटी और बेटे को, पति और पत्नी को बराबर अधिकार है। हिंदू में मौखिक तलाक नहीं होता, गुजारा भत्ते का अधिकार सबको है, विरासत का अधिकार सबको है, गोद लेने का अधिकार सबको है, भरण पोषण का अधिकार सबको है, पति को भी है, पत्नी को भी है। तो इंडियन सिविल कोड की जरूरत या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत जो है वो मुस्लिम्स बेटियों को है, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उनको एक तरीके से भारतीय तरीके ट्रीट कर ही नहीं रहे। अब ये बताइए, जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो ये विरोध
कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो अपने आप तथाकथित सेकुलर पार्टियां, अभी पार्लियामेंट में बिल आया था, किरोड़ी लाल मीणा जी ने बिल पेश किया तो उसके बाद कितना हंगामा हुआ, सपा ने विरोध किया, ओवैसी ने विरोध किया, भगवान जी ने। और ऐसे लोग विरोध करते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, जो सबसे बड़े समर्थक थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के। ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो अपने आप को लोहिया जी का चेला बताते हैं, जो पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया समान शिक्षा और समान नागरिक संहिता के लिए। लोहिया जी के 2 ही मिशन थे, हिंदी पूरे देश में हो, समान शिक्षा हो, समान नागरिक संहिता हो, 3 मिशन थे हिंदी लोहिया जी के। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे इन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिना देश की सभी बेटियों को इक्वल राइट नहीं मिलेगा। संविधान कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और अपने आप को संविधानवादी कहने वाले, बाबा साहब के अम्बेडकरवादी कहने वाले, लोहियावादी कहने वाले, और तथाकथित सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ, ये नदी के 2 किनारे हैं, कभी जो है मिलते नहीं है। जो देश सेकुलर होता है वहां पर्सनल लॉ नहीं होता, जहां पर्सनल लॉ होता वो सेकुलर नहीं होता। लेकिन यहां अपने आप को सेकुलर कहने वाले ओवैसी जैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि इसका जो सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा वो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा सब पे, तो हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। एक पति एक पत्नी का नियम पहले से हिंदुओं पे लागू है, तो फायदा किसको मिला? हमारी मुस्लिम बेटियों को, जो उनके यहाँ 3-3 सौतन और आ जाती हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एज ऑफ मैरिज बराबर हो जाएगी, 20 साल होगी, 21 साल होगी, जो भी होगी, लेकिन सबके लिए बराबर हो जाएगी। तो उसका फायदा हिंदुओं को कोई नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुओं में पहले 18 साल है, थोड़ा सा अंतर है, चलो 2 साल और बढ़ गई तो 20 साल हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा तो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, जिनकी एज ऑफ मैरिज आज भी 9 साल 10 साल, भाई पीरियड जब शुरू हुआ तो उनकी एज ऑफ मैरिज शुरू हो गई, वो शादी के लायक हो गई, और लीगली उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। कोई बाइंडिंग नहीं है। अगर कोर्ट मामला जाएगा, कोर्ट कहेगा हाँ भाई इनके पर्सनल लॉ में तो है। वो कानून बना था 1937 में, शरिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था, और वो कानून आज भी चल रहा है। इस देश को लूटने और बांटने के लिए बहुत सारे कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, दुर्भाग्यवश वो कानून आज भी चल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 1947 के पहले जितने बने कानून सबको जलाओ। मैं तो कई बार पब्लिकली जला चुका हूं, मैं अंग्रेजों के कानून कई बार पब्लिकली जला चुका हूं। इस साल मैंने होली भी इसकी जलाई थी, होली में सारे कानून में जलाए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, जो भी तलाक का आधार है वो सबके लिए होगा, और तलाक के बाद जो कंपनसेशन है उसका भी आधार एक हो जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स का मतलब, अगर पति को बाझपन के आधार पे तलाक लेने का अधिकार होगा तो पत्नी को भी नपुंसकता के आधार पे तलाक लेने का अधिकार होगा। अगर पति को कोढ़ होने पे तलाक लेने का राइट मिलेगा तो पत्नी को भी कोढ़ होने पे तलाक लेने का राइट मिलेगा। तो मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार अभी नहीं है। अभी नहीं है, यही तो दिक्कत है। अरे अभी तो यह स्थिति है कि पता चला 5 बेटी हो गई, ठीक है, अब बेटे के चक्कर में एक और दूसरी शादी कर लेते हैं। बेटा होगा कि बेटी, ये तो पति पे डिपेंड करता है, और पति तो वही है, तो दूसरी सौतन आ गई, 5 बेटी और हो गई। फिर बेटे के चक्कर में एक और शादी कर लिए, बेटा तो पैदा नहीं होगा क्योंकि पति तो वही है, तो फिर 5 बेटी और हो गई। तो कई बार तो ऐसा होता है कि 15 बेटी हो गई, 20 बेटी हो गई, बेटा हुआ ही नहीं, और 4-4 बीवियां और आ गई घर में। अब उनको मेंटेन करना, उनकी खर्चा उठाना, बाद में कहेंगे हम तो बड़े गरीब है जी, हमारे अंदर तो बड़ा पिछड़ापन है, सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, सच्चर कमेटी में तो ये लिखा हुआ है। अरे सच्चर कमेटी में बात है जो लिखी हुई, क्यों लिखी हुई उसको समझना तो पड़ेगा ना, उसका रूट काज क्या है। रूट काज इसका पर्सनल लॉ है। दूसरा, बच्चा नहीं हुआ, गोद ले नहीं सकते, क्योंकि गोद लेंगे तो उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, उसको बायोलॉजिकल फादर का उसको दर्जा नहीं दे सकते, तो उसके चक्कर में दूसरी शादी कर लेते हैं। अब मान लो बच्चा नहीं हुआ था, अगर वो कमी थी पति में, तो दूसरी शादी कर लो तो फिर भी नहीं बच्चा पैदा होगा। तुम 3 शादी कर लो, बच्चा नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और बच्चा नहीं हुआ और पति की कमी से अगर बच्चा नहीं हुआ तो उसमें पत्नी क्यों झेले, वो क्यों सौतन को बर्दाश्त करे। तो जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो गोद लेने का अधिकार मुस्लिम भाइयों को भी मिल जाएगा, मुस्लिम बेटियों को भी मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मुस्लिम बेटों को भी मिल जाएगा, मुस्लिम बेटियों को भी मिल जाएगा। गुजारा भत्ता का अधिकार मुस्लिम बेटों को भी मिल जाएगा, मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा। अभी नहीं है। तलाक लेने का तरीका एक हो जाएगा। मैंने आपको बताया, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी में जो डिवोर्स है वो थ्रू कोर्ट होता है। मुस्लिम्स में आज भी ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके सुन्नत, तलाके बाइन, तलाके किनाया आज भी चल रहा है। उनका नाम बदल दिया। ट्रिपल तलाक में कहते थे तलाक तलाक तलाक, तलाके बाइन में कहते हैं मैंने तुम्हें आजाद किया, मैंने तुम्हें आजाद किया, मैंने तुम्हें आजाद किया। बात बराबर है, बात बराबर है। मैंने एक पीएल फाइल किया था मुंबई से, उसको 2 बार कहा था मैंने तुम्हें आजाद किया, मैंने तुम्हें आजाद किया। जब मैंने पिटीशन फाइल किया, सुनवाई पे आया तो कोर्ट ने बोला क्या तीसरी बार हो गया,
तो इनफैक्ट जिस दिन सुनवाई थी उस दिन उसने एसएमएस करके बोला था मैंने तुम्हें आजाद किया। तो ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन आज भी ईमेल से तलाक हो रहा है, व्हाट्सएप पे हो रहा है, एसएमएस से हो रहा है, पोस्ट कार्ड से हो रहा है, अंतर्देशी से हो रहा है, कुरियर से हो रहा है। तो अभी देश भर से अलग अलग बेटियां आई हैं। किसी ने तलाक हसन चैलेंज किया, किसी ने हसन चैलेंज किया, किसी ने बाइन चैलेंज किया। एक तो गुलबर्गा की डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर, गायनोलॉजिस्ट, उसका पति भी डॉक्टर, उससे नहीं बन रही थी, तुमने तलाक बाइन कर दिया, हम तुम्हें आजाद करते हैं, हम तुम्हें आजाद करते हैं, हम तुम्हें आजाद करते हैं, हो गया। और काजी ने लिख दिया जी हाँ तलाक हो गया, छुट्टी हो गई। ये क्या तरीका है? कोई गुजारा भत्ता नहीं देना। वो लड़की जो गाजियाबाद की बेनजीर है, उसको पेटीएम पे 15,000 रुपए भेज दिए, बोला ये तुम्हारी मेहर की रकम है। उसको 8 महीने का बच्चा है, बोले 2,000 रुपए ये तुम्हारे बच्चे का दूध पीने का पैसा है, 17,000 में तलाक हो गया। कुरियर से चिट्ठी भेज दिया 3 बार, बोले तलाक तलाक तलाक, तलाक हसन हो गया। और बाद में पेटीएम से 15,000 रुपए बेनजीर को दे दिया, 2,000 रुपए उसके बच्चे को दे दिया, 17,000, बोले तुम्हारा तलाक हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कॉमन सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। उनको अभी सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है। क्या लग रहा है आपको कि मोदी सरकार ये कानून लेकर के आएगी? 100% लाएगी, 100% लाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है 2023 में भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 2023 में, क्योंकि लॉ कमीशन का अपॉइंटमेंट हो चुका है, लॉ कमीशन का गठन हो चुका है, जस्टिस अवस्थी वहाँ उसके चेयरमैन बन चुके हैं। अब तो केवल एक इंडियन पिनल कोड की तरीके एक इंडियन सिविल कोड बनाना है, चैप्टर वाइज उसमें लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया 10 चैप्टर बना दीजिए, एक इंडियन सिविल कोड बन गया। जैसे एक इंडियन पिनल कोड चलेगा, उसके पहले में एक इंडियन सिविल कोड चलेगा। देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार आएगा। जिस दिन इसका ड्राफ्ट बन गया ना, अभी तो लोग भड़काते रहते हैं, मौलवी अपने अलग भड़का रहे हैं, पादरी अलग तरीके से भड़का रहे हैं। जिस दिन इसका ड्राफ्ट बन जाएगा, इसका विरोध करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और इसका ड्राफ्ट बनने के बाद अगर कोई विरोध करेगा, तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले मुस्लिम बेटियां सड़कों पे आएंगी, सबसे पहले वो आएंगी इसके पक्ष में, और वो जरूरी भी है। जरूरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये लड़ाई बिल्कुल सही मुकाम तक पहुँचे, ये पूरा देश आपसे ये कामना करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।